जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के ऐसे छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को रखा है। इन 4 टॉपिकों को हम लोग आज के एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और 20 डेज़ टारगेट का सीरीज़ चल रहा है आप लोगों का, जिसमें हम लोग आज डे 12 करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 11 दिन का टारगेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज 12वां दिन है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्वागत करते हैं आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। ऊपर की तरफ आपको टाइमिंग दिख रहा होगा, जिस भी टॉपिक को आपको देखना है वीडियोज़ को आप आगे बढ़ा करके देख सकते हैं। सबसे पहला सवाल है आज का कि यायावर शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके पास, सही जवाब हो जाएगा घुमक्कड़, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको स्किप करना है क्योंकि समय आपके पास कम बचा है और सभी इम्पोर्टेंट सवालों को ही हम लोग करेंगे। चलिए पहला और दूसरा सवाल है आपका, यानी तीसरा सवाल है। एक सवाल हम लोगों ने स्किप किया है। निम्न में से किस इतिहासकार ने मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखा था? काफ़ी अच्छा सवाल है ये। तो सही जवाब हो जाएगा इगोर द रखेबिल्ट्स। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कह रहा है निम्न में से किस वर्ष चंगेज़ खान को मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया गया? कौन से वर्ष में किया गया था? तो 1206 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। निम्न में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ? सही जवाब हो जाएगा 1368, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। कह रहा है आपसे कि अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज़ खान ने यह संकेत दिया था कि वो उसका उत्तराधिकारी होगा? सही जवाब हो जाएगा ओगोदेई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहा गया है निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका चौधरी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें कहा गया है चंगेज़ खान की विधि संहिता क्या कहलाती है? तो चंगेज़ खान की जो विधि संहिता है ये कहलाती है आपका यास। क्या कहलाती है? यास कहलाती है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से खानाबदोश जाति कौन सी है? ठीक है, तो खानाबदोश जनजाति को यहाँ पर आपको पहचानना है। देखिए मंगोल, हून और शक ये सभी क्या है? खानाबदोश जनजाति है। मंगोल का प्रिय पशु कौन था आपको बताना है। तो मंगोलों का जो सबसे प्रिय पशु था वो था आपका घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है मंगोलों का प्रिय पेय कुमिश एक प्रकार का शराब होता है, किस पशु के दूध से बनती थी? तो ये बनता था घोड़ी के दूध से। ठीक है। मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सही जवाब हो जाएगा उइगुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक है चंगेज़ खान। चंगेज़ खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? तो चंगेज़ खान ने अपनी राजधानी को स्थापित किया था काराकोरम में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज़ खान की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1227 में। मंगोल के आचरण हेतु यास का प्रतिपादन किसने किया? यास का प्रतिपादन किया था चंगेज़ खान ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। इसमें कहा गया है कि चंगेज़ खान का जन्म कब हुआ था? तो चंगेज़ खान का जन्म हुआ है 1162 में। चंगेज़ खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो चंगेज़ खान का प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। क्वेश्चन नंबर 20 चंगेज़ खान के पिता के कबीले के मुखिया थे, किस कबीले के मुखिया थे ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका कियात। अब हम लोग करेंगे बायोलॉजी के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वो है आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अरावली पर्वत किस प्रकार की पर्वतमाला का उदाहरण है? अब ये जो अरावली पर्वत है ये अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे कि आंगरा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच जल भाग क्या कहलाता है? तो ये जो जल भाग कहलाता है ये टेथिस सागर कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्रीनगर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये है आपका झेलम नदी के किनारे पे। लक्षद्वीप समूह की सबसे जो बड़ी द्वीप है वो कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो मिनिकॉय। ठीक है। ऑप्शन नंबर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 36 पे। निम्नलिखित में से भूवैज्ञानिक ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीन पर्वतमाला होगा वो हो जाएगा आपका अरावली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में, हिमालय पर्वतमाला के पाद प्रदेश में कौन सा भाग स्थित है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक हिमालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 38 पे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में जो है स्थित नहीं है ना? कौन सी चोटी जो है वो भारत में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए माउंट एवरेस्ट जो है वो स्थित नहीं, ये नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम की चट्टान चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है भाई? तो कुडप्पा क्रम। कौन हो जाएगा? कुडप्पा क्रम। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्रम की शैली में लौ एस्क का निक्षेपण पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा धारवाड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 41, रांची एवं हजारीबाग जिले किस पठार के अंतर्गत आते हैं? सही जवाब है छोटा नागपुर के पठार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रे का नाम बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा आपका पालघाट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व उस क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या स्थित था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा टेथिस सागर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है आपसे कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज संयुक्त चट्टान किस तंत्र की है? तो ये हो जाएगा आपका धारवाड़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 पे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीन है? यानी कि नवीन पर्वत श्रृंखला के बारे में बताना है। तो ये जो है आपका हिमालय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 में, कहा गया है आपसे कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका महेंद्रगिरी। नंदा देवी चोटी स्थित है कहाँ पे, ये बताना है आपको। तो ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 में, सतलज की काली नदी का तक हिमालय का कौन सा भाग स्थित है? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 49 पे, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो ये हो जाएगा आपका हिमालय का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 पे कि आंध्र प्रदेश में स्थित तटीय भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका भाबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 पे, कोंकण तट जो है वो कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा गोवा, मुंबई तक। नेक्स्ट है आपका मालाबार तट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अब ये मालाबार तट के बारे में बताना, तो ये जो है आपका गोवा एवं कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं शिवालिक श्रेणियों का निर्माण कब हुआ था? तो शिवालिक श्रेणियों का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है आपका सोनोजाइक में। ऑप्शन नंबर डी में हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 में, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला संरचना कौन सा है? तो ये जो संरचना है वो है गोंडवाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाल घाट निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में है? तो पाल घाट जो स्थित है वो किस में है? पश्चिमी घाट में है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक आकृति के क्रम सही है? तो ये हो जाएगा आपका भावर, तराई, बांगर, खादर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 58 में, देखिए कहा गया पश्चिमी भारत का दक्कन ट्रैप मुख्यतः किससे निर्मित है? तो ये निर्मित है ज्वालामुखी शैलों से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 में, प्रसिद्ध कश्मीरी की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जास्कर तथा पीर पंजाल के श्रेणियों के मध्य में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60, भारत का सर्वोच्च शिखर K2 हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो ये काराकोरम में स्थित है। अब हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल है कि किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी कौन सी योजना थी? तो ये जो योजना थी वो थी कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये आपको बतानी है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अब आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये जो थे आपके BN राव थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए थे?
तो ये प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान तैयार कब बनकर तैयार हुआ था। तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो ये अनुच्छेद 368 में। भारत का संविधान कब लागू हुआ ये बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे कि भारतीय संविधान क्या है। तो भारतीय संविधान जो है वो है आपका लचीला और कठोर दोनों तरह का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन का वर्णन किया गया है। तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 2 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, कह रहे हैं आपसे किसी राज्य के क्षेत्रफल या सीमा में कमी या वृद्धि करने का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये है आपका अनुच्छेद 3 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है आपका 26 जनवरी 1950 से लेकर 12 जनवरी 2019 तक भारत के संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो ये जो संशोधन हुआ है 103 बार हुआ है, ठीक है। लेकिन अब करंट पूछेगा तो वो बढ़ जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो इसके प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट है आपका किसी राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो किसी राज्य की जो सीमा है उसमें आपको कमी करना है या फिर वृद्धि करना है, ये अधिकार किसके पास है। तो संसद के पास है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 21 पे कि संसद संविधान में कितने तरीके से संशोधन कर सकता है। तो ये करेगा आपका 3 तरीके से संशोधन कर सकता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है वो है दल बदल निरोधक कानून से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए 2000 में भारत सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। तो वेंकट चलैया के द्वारा, ठीक है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम कब पारित किया गया, यानी कि जीएसटी। तो ये हो जाएगा 2016 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम लागू किया गया। तो 101 संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 को में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राइट आंसर अनुच्छेद 73। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के उपनाम से भी जाना जाता है। ये जाना जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों से घटाकर 5 वर्षों से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है आपका कि स्वतंत्रता पूर्व भारत के कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा था। तो 200 साल तक जो है वो ब्रिटिश शासन के अधीन रहा, ध्यान रखना है। स्वतंत्रता पूर्व संध्या भारतीय जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो ये हो जाएगा आपका कृषि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे कि विश्व प्रसिद्ध मलमल का मूल निर्माण क्षेत्र कहाँ पे रहा है। तो ये ढाका के आसपास में मलमल का मूल निर्माण क्षेत्र रहा। स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासक द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय क्या था। तो ये हो जाएगा ब्रिटेन के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे कि ब्रिटिश शासन में भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता स्तर के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। सही जवाब हो जाएगा आपका सिंचाई की सुविधा का अभाव, उर्वरक का नगण्य प्रयोग, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे कि स्वतंत्रता पूर्व सूती कपड़ा मिले प्रायः देश के डैश में अवस्थित थे। तो ये पश्चिमी क्षेत्रों में अवस्थित था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे कि निम्न में से किस उपयोग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। तो पटसन उद्योग का। ठीक है। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सही जवाब हो जाएगा 1907 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस शहर में स्थापित है। तो ये जमशेदपुर में स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीन और कलपुर्जों के निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो इसको लिखा है रमेश चंद्र दत्त ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। औपनिवेशिक शासनकाल में अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विदेशी व्यापार पर कैसा प्रभाव पड़ा है। सही जवाब हो जाएगा प्रतिकूल प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग औपनिवेशिक शासनकाल की एक विशेषता निम्न में से कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपका हस्तकला एवं शिल्पकला का पतन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार का परिचालन किस वर्ष शुरू किया गया। तो ये किया गया था 1869 में। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष की गई। सही जवाब है इसका 1881 में। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष की गई। तो ये किया गया था 1951 में। दोनों याद रखिएगा, ये आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद। ठीक है, दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, ये आपको बतानी है। तो ये होता है हर 10 साल के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे कि भारत में जननांगीय संक्रमण का प्रथम सोपान माना जाता है। तो राइट आंसर वर्ष 1921 के पूर्व का भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में जननांगीय संक्रमण द्वितीय सोपान माना जाता है। तो ये हो जाएगा वर्ष 1921 के बाद का भारत। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है। सही जवाब होगा 33/1000। वर्तमान में भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 69 वर्ष। भारत में रेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ है। तो भारत में जो रेल का आरंभ हुआ है वो हुआ है आपका 1850 में। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो कौन है। तो वो हो जाएंगे अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है गरीबी और अकाल नामक पुस्तक किसने लिखी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा अमर्त्य सेन ने। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे।